निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। फिर उसके बाद इधर आता है, इसका दो ब्रांच में बढ़ जाता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। यह हो जाता है एक प्राकृत संख्या और फिर एक आता है पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी जीरो। क्या होता है? जीरो। यानी कि पूर्ण संख्या जो होता है वह जीरो और प्राकृत संख्या के मिलने से बनता है। हमको तो यह छोटे यानी कि पहले क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैट्रिक में हमको यह सब थोड़ा सा बेसिक जानना है। फिर आगे हम चलते हैं तो हमको इसमें पढ़ना है विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ना है? विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम यह एक सुपरिभाषित वाक्यों का समूह है। सिंपल वाक्यों का समूह है या फिर सुपरिभाषित चरणों का क्या है? समूह है। जैसे में अगर हमको दिया जाता है 5 और 15 और फिर 20 का HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये छोटा वाला का निकालते हैं HCF। तो इसे हम जिस भी किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर बैठाते हैं या जो भी हम कोई भी हम चरण लेते हैं, कोई भी नियम से बनाते हैं, तो जितना हमारा नियम बनता है सभी मिलाकर क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। जैसे इसका हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ए मानेंगे। सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, होता है ना। तो यहाँ पे इसको ए मान लिए और फिर बी मान लिए 5 गुना 3 प्लस 0। तो यानी बी से ये पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे HCF 5 आ गया नहीं। फिर उसके बाद पुनः हम लिखते हैं, पुनः 20 कर लेते हैं। 20 बराबर 5 गुना 4 प्लस 0। यहाँ फिर 5 से कट गया। तो ये सब जितना हमने ये चरण किया है, ये सब मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। और इससे हम कटा रहे हैं या फिर 15 को हम कटाने के लिए 5 से भाग किए हैं, नहीं 3 मर्त में भाग किए हैं तो हमारा 15 आता है। तो इसे हम विभाजन द्वारा ला रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा क्या? विभाजन एल्गोरिथम। क्या पड़ जाएगा? विभाजन एल्गोरिथम। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो आप लोगों ने समझ लिया। यह क्या है? सुपरिभाषित चरणों का क्या है? एक समूह है। सुपरिभाषित चरणों का क्या है? समूह है या फिर एक श्रृंखला होती है, ठीक है ना। फिर अब फिर हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब क्या है? प्रमेयिका। प्रमेयिका होता है एक प्रमेय होता है। क्या होता है? एक प्रमेय होता है। जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो वही हमारा हो गया एक प्रमेयिका हो गया। क्या हो गया? एक प्रमेयिका हो गया। उसे सिंपल एक हम वाक्य में बोलते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस एक वाक्य का परिभाषित किया हुआ या फिर उसे सिद्ध किया गया है पहले से, तो वह एक क्या हो गया? प्रमेयिका हो गया। उसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसके बारे में हम अभी जानेंगे लोग।
इसे यूक्लिड ने दिया था। और क्या, विभाजन प्रमेय के, यानी कि भाग करने वाला जो प्रमेय है उसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे आप पहले भी जानते हैं, इसे आप पहले भी जानते हैं। यह होता है A बराबर डी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो लेस देन और इक्वल टू आर और आर लेस देन बी। ठीक है, यह होता है। इसे आप छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं। सिंपल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही चीज है। इसे मान लीजिए भाज, इसे मान लीजिए भाजक, इसे मान लीजिए भागफल और इसे मान लीजिए शेष। इसी के रूप का है कि नहीं? जहां पे यह जीरो है, यानी कि आर जो है शेष, शेष हमेशा क्या होता है, या तो जीरो होता है या भाजक से क्या होता है, आर जो हमारा शेष है या तो वह जीरो होता है या फिर आपको भाजक से छोटा होता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई एक संख्या है a, ठीक है, कोई एक संख्या है a जिसमें b से भाग करने पर वह q मत में भाग लगता है और फिर r शेष बचता है। ठीक है, या इसे आप वाक्य के रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी संख्या में b से भाग करने पर q मत में भाग लगता है और फिर r शेष बचता है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने जान लिया, यहां तक हम लोगों ने जान लिया। अब तक कोई दिक्कत यहां तक? फिर एक और टर्म इसमें है, एक और इसमें दिया है, वह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हम जानेंगे, ये तो समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत? यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इसको मिटा दें। फिर उसके बाद है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता यह है कि कोई भी भाज्य संख्या होता है उसे एक अद्वितीय रूप से आभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, उसे अद्वितीय रूप से आभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप देखिए, जैसे मान लीजिए 100 है, ठीक है। अब इसको हम अगर आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है। तो इसको देखिए आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं? 2 से भाग करेंगे 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 से 25। यानी कि हमने 100 इज इक्वल टू लिखा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब देखिए तो ई भी अभाज्य हुआ कि नहीं? तो यही है कि इसे 100 को, यानी कि यह एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या को आभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से हम लिख सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम चैप्टर चालू कर सकते हैं। अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1। चलिए बोलिए, तो पहला सवाल क्या है? कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। नहीं तो 135 और 225 है। पहला सवाल क्या है?
एक नंबर कौन बता दे, पहला बता दे कि कौन बता दे, कौन बता दे, बोलो तो कितना है 135 और 225। 135 और 225। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इसको ए मान लेंगे या फिर इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। बड़ा को ए मानते हैं हम। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। संकेत में यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देंगे, क्वेश्चन में जरूर डालिएगा वेयर नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू आर और आर लेस देन बी, यानी कि 0 आर के बराबर है या उससे छोटा है, या फिर ऐसे समझिए आर जो है वह 0 के बराबर हो सकता है या फिर बड़ा होगा, और फिर बी और फिर आर हमेशा बी से छोटा होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ए मानेंगे, ए बराबर हम कितना मानेंगे 225, फिर बराबर बी बराबर कितना माने 135, फिर गुना कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर आए या इससे छोटा आए, तो 2 मत में गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो 1 मत में गुना करेंगे फिर प्लस। तो अब देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0 और फिर ये बच गया हमारा कितना 12 में से 3 जाएगा 9 और ये 1 में से 1 गया। ठीक है। अब फिर हम क्या लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे, पुनः ए बराबर 135 और बी बराबर कितना ले लेंगे 90। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 135 बराबर 90 गुना 1 और फिर प्लस 45। ठीक है। फिर पुनः ऐसे मान लेंगे, पुनः ए बराबर 90 और बी बराबर 45। तो यहाँ पे 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0, यानी कि 45 से ही पूरा पूरा कट गया, तो अतः इसका HCF कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं HCF कितना कितना का HCF हम निकाले हैं 135 और फिर कॉमा 225 बराबर कितना हो गया 45। आंसर इस तरह से निकल जाएगा सबका, इस तरह से और सब निकाल लेना लोग। ठीक है ना। दूसरा है, दूसरा सवाल कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यूब कोई पूर्णांक है। इसको मिटा दे कि उतारना भी है। दूसरा सवाल है जिसमें पूछ रहा है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का ही कोई विषम संख्या हो सकता है जहां क्यूब क्या है एक पूर्णांक है, जहां क्यूब क्या है एक पूर्णांक है। तो अब देखिए, माना कि ए कोई पूर्णांक है, चाहे धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक ही लिखिए सुपर रहेगा, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड क्या 17 मिनट हो गए।
ये कोई धन माना है कोई अच्छा, ये माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन करना। फिर उसके बाद यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है, जहाँ और ऐसे भी हम लिख सकते हैं बी ग्रेटर देन आर और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमने पहले उल्टा करके लिखा था, ठीक है ना, किसी तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दिया है, इसी के आधार पर हमको इसको बैठाना है। तो अब देखिए, ये मान लिए हम b बराबर कितना मानेंगे 6 दिया है, यहाँ पे b बराबर 6 दिया है, तथा r बराबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 तक ही क्यों होगा, क्योंकि b का वैल्यू कितना है 6 है, b का वैल्यू कितना है 6 है। r हमेशा क्या रहता है, b से छोटा रहता है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे a1 बराबर 6 क्यू प्लस 0, फिर a2 बराबर 6 क्यू प्लस 1, a3 बराबर 6 क्यू प्लस 2, फिर a4 बराबर 6 क्यू प्लस 3, a5 बराबर 6 क्यू प्लस 4, फिर a6 बराबर 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसी रूप का हो सकता है, या तो 6 क्यू प्लस 0 होगा, 6 क्यू प्लस 1 होगा, 6 क्यू प्लस 2 होगा, 6 क्यू प्लस 3 होगा, 6 क्यू प्लस 4 होगा, या 6 क्यू प्लस 5 होगा, ठीक है ना। 6 क्यू प्लस, ठीक है जी। अब यहां तक होगा नहीं। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का हो सकता है, विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए तो इसमें 2 से भागा लग जाएगा कि नहीं, लग जाएगा, तो यह सम हो जाएगा। इसमें भी देखिए, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये भी भाग लग जाएगा 2 से, तो सम संख्या हो जाएगा। फिर इसमें भी देखिए, इसमें भी 2 कॉमन करेंगे तो 3 क्यू प्लस 2 होगा, तो 2 से भागा लग जाएगा पूरा पूरा, तो यह भी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। लिखेंगे a1 बराबर, a1 नहीं, a2 बराबर 6 क्यू प्लस 1, फिर a4 बराबर 6 क्यू प्लस 3, फिर a6 बराबर 6 क्यू प्लस 5 में 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगेगी, नहीं, 2 से पूरी पूरी भाग नहीं लगेगी, अतः यह क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद और भी है इसमें। अब देखिए, इसमें है तीसरा सवाल, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। तो सिंपल सा इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, ये तो हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा सवाल कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो सिंपल इसी आधार पर बैठा देंगे और फिर वहाँ पे b क्या मानेंगे, 3 मान लेंगे और फिर उसको
आप स्क्वायर कर लीजिएगा, वर्क कर लीजिएगा और फिर वहाँ से उस रूप में उसको बैठा दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पे इसको संकेत में भी दे दिया गया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पांचवा नंबर हम बना देते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन निकालना है, ठीक है ना। इसको हम बना देते हैं और तुम लोग बनाना, ठीक है। इसको मिटा दें। पांचवा में कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का हो सकता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, यही ना दे रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, क्या है, a है। आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। संकेत में आप जरूर लिखिएगा b ग्रेटर देन आर और आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे b क्या मानेंगे हम, b हमारा क्या दिया गया है, 9, क्या दिया गया है, तथा b बराबर 9, कितना माना, 9 माना, ठीक है। अब इसका हम a1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा, b के जगह पर कितना है, 9 है, 9q प्लस 0, ठीक है ना। तथा r बराबर हम क्या मान सकते हैं, r बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं r बराबर 0, 1, 2 यानी 8 तक लिखा जा सकता है। कहाँ तक लिखा जा सकता है, 8 तक लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम 2-3 ही करके सिद्ध करेंगे, 0, 1, 2 करके 3 ही r लेकर सिद्ध करेंगे, बस निकल जाएगा। यहाँ पे a1 हमारा निकल गया। अब q करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर यहाँ पे लिख देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब इधर करेंगे a1 का होल क्यू बराबर, इधर क्या हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 729 क्यू का होल क्यू, ठीक है। फिर इसमें से अगर हम कॉमन करेंगे तो देखिए तो a1 का होल क्यू बराबर, इसमें से 9 अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो कितना बच जा रहा है, 81, 8 क्यू का 8 क्यू, ठीक है। फिर पुनः a2 बराबर कितना आएगा, 9q प्लस 1, ठीक है। फिर दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ घन कर रहे हैं, यहाँ पे a2 का क्या करेंगे, होल क्यू करेंगे बराबर, यहाँ पे इसका होल क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यू पे बैठ जाएगा, a क्यू प्लस b क्यू प्लस थ्राइस या 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है ना। तो देखिए यहाँ पे a क्यू कर रहे हैं तो 729 क्यू का क्यू, फिर प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 रह जाएगा। इसको लास्ट में हम लिखेंगे, पहले 3a स्क्वायर b लिखते हैं तो इसमें 3a स्क्वायर इसका करेंगे तो 9 9 81 क्यों हो जाएगा, नहीं
81 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करते हैं 3 गुना 9 क्यूब का स्क्वायर गुना 1, ठीक है। तो 3 एकम 3 और फिर 9 9 81, 81 यहाँ कितना हो जाएगा 243, 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 243 है, गुना कर लो 3 एकम 3 और 3 8 24, 243 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी स्क्वायर होता है तो 3 9 27 प्लस 27 क्यूब और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना। फिर यहाँ पे हम इसको घेर देते हैं, यहीं पे बनाते हैं। फिर उसके बाद आपको देखिए तो इसमें से और इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे A2 का क्यूब करेंगे बराबर 9 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 81 क्यूब का क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे 9 कॉमन आ गया तो बच गया आपको 27, कितना बच गया 27 क्यूब स्क्वायर, फिर इसका बच गया 3 क्यूब और यहाँ पे प्लस 1। अब इतना बराबर हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। A2 का होल क्यूब बराबर 9m, क्या हो गया 9m प्लस 1। और यहाँ पे हमने जो लाया है यहाँ पे देखिए तो क्यूब करके, तो इसको m अगर मान लेंगे 81 क्यूब का तो ये भी आ जाएगा कि नहीं, 9m के रूप का आ गया कि नहीं। यहाँ पे 9m प्लस 1 का आ गया। फिर पुनः A3 बराबर कितना आया है हमारा, अभी नहीं निकाले हैं, नहीं। A3 बराबर 9 क्यूब प्लस 2 और दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है जी। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो A3 का होल क्यूब हो जाएगा बराबर, इसका कितना आ जाएगा 729 क्यूब, फिर प्लस इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो इसका 243 और 243 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 चौका 8 और फिर 2 दूनी 4, 486 क्यूब स्क्वायर, फिर प्लस 9 तिरका 27 और 27 चौका 7 चौका 28 और फिर 108 होगा, नहीं 100, 4 दूनी 8 2 10, 108 क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A3 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा, इस तीनों में से आप कितना कॉमन कर लीजिए 9 कॉमन कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 9 हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 81 क्यूब का क्यूब, फिर प्लस कितना बचेगा इसका 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और फिर प्लस 1। अब इतना सबको मान लेंगे क्या, m मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा A3 का होल क्यूब हो जाएगा बराबर 9m और प्लस 8। अब देखिए तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसके लिए m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, इसी रूप का होता है, ठीक है ना जी। यहाँ पे 9m, फिर यहाँ पे आया है हमारा 9m प्लस 1 और फिर यहाँ पे आया 9m प्लस 8 के रूप का ही होता है, ठीक है।